हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में पहले से लगा हुआ है कि एनसीएफ 2005 का आज हम लोग इतना बारीकी से अध्ययन करेंगे जो कि आपके सीटेट में और सीडीपी में हर बार 4 से 5 नंबर का आता है और आपको आज ऐसा कोई कंटेंट नहीं छोड़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बाहर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या लगा है एनसीएफ 2022। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, ठीक है। स्काई टीचिंग के साथ चलते हैं हम अपने पहले ही टॉपिक के पास, एनसीएफ पे। एनसीएफ क्या कहता है, देखिए ये एनसीएफ है क्या, कहने का मतलब है एनसीएफ हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा बनाना चाहिए और बच्चे को निष्क्रिय रूप से नहीं सक्रिय रूप से होकर सिखाना चाहिए। यही एनसीएफ हमारा 2005 कहता है, जो कि इसकी यशपाल समिति में बनी गई थी। और किस में बनी थी, इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, यशपाल जी थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज है और जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की है बालकों को क्या किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमको आपने पहले किया कि बालकों को स्कूल के साथ साथ बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा जाना चाहिए, न कि उसको सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या देनी चाहिए, जो कि रटंत विद्या से बच्चों को मुक्त करना चाहिए। और क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है। कभी कभी ऐसा तो पहले शुरू में स्टार्ट में आपका क्वेश्चन आता था ये कहाँ से लिया गया है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना है कि सभ्यता, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। और इसके प्रोफेसर, जैसा कि हमने पहले बताया, इसके प्रोफेसर कौन थे, इसके सदस्य कौन थे, यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। चलते हैं अगली स्लाइड पे, हमारी अगली पेज क्या कह रहा है। अगला पेज कह रहा है एनसीएफ 2005 के बारे में आपको ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं। ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यही देखना है कि क्या पहला क्या कह रहा है आपको कि ज्ञान को स्कूली के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। देखिए अब समझाते हैं आपको स्कूली बाहर जीवन क्या होता है। कि बच्चे को आप ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ स्कूल में सिखाओ। यदि आप बच्चे को मान लो आप जल पढ़ा रहे हो, यदि जल पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसको आप उसकी छपी हुई किताब में दिखाओ जल। यदि जल पढ़ा रहे हो तो आप उसके बाहरी जीवन, कहने का तात्पर्य ये है कि आप ले जाओ उसको गाँव की नहर दिखाओ, तालाब दिखाओ, उसको बाहरी जीवन से जोड़ो, कनेक्ट करके आपको क्या करो, उसको पढ़ाओ। और क्या है, पढ़ाई को रटंत विद्या प्रणाली से मुक्त करना है। बच्चे को ये नहीं कि तुम रट्टा मार के नहीं तुम यही पढ़ो, नहीं, बच्चे को क्या करना है, आपको सक्रिय रह के बच्चे अन्वेषक के रूप में हैं, उनको रटंत विद्या से मुक्त कराना है। रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है बच्चों को, ठीक है। और क्या है, शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहने देना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा जो सिर्फ पाठ्य पुस्तक में है वैसा ही पढ़ाया जाए। आप कुछ उसको एक्स्ट्रा पढ़ाओ, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके बनाओ। जितना ही पाठ्य पुस्तक में दी है उसी पर बच्चों को निर्भर नहीं रहना है, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाना होगा। और क्या बोल रही है कि शिक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा में गतिविधियों को जोड़ना, गतिविधियों से, और उसको आप कितना बिल्कुल लचीली बना। ऐसा नहीं कि हम साल में एक बार परीक्षा लें और बच्चों को क्या करें, सिर्फ उसके और ताकि बच्चों का उस पर बर्डन ज़्यादा आ जाए। उसके गतिविधियों नई उसको कुछ न कुछ गतिविधियां करके बच्चों को सिखाते रहना चाहिए और उसको थोड़ा सा लचीला बनाना चाहिए। और शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक और सोच राष्ट्रीय चिंताओं की होना चाहिए। और सोच क्या होना चाहिए, प्रजातांत्रिक और क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय सोच में समाहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को हम आतंकवादी जैसा शिक्षा दें, ऐसा शिक्षा हमें नहीं देना है। बच्चों को हमें क्या करना है, प्रजातांत्रिक की शिक्षा में देना है, उसको समाहित करके वो राष्ट्रीय हमारे देश के बारे में चिंताओं को, कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में उसकी चिंताओं को समाहित करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये थे आपके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत थे जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं आगे। आई होप, हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे।
हमारी अगली स्लाइड कह रही है कि एनसीएफ 2005 क्या कर रहा है, बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। बिना बोझ कहने का मतलब है कि आप बच्चे अभी पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको इतनी मोट किताबें, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल रहती हैं उनको इतनी मोटे किताबें, उनके बैग इतना बोझ दे देती हैं कि बेचारे ऐसे छोटे हैं, इतना बोझ दे देते हैं, वो झुक के चल रहे हैं, इतना सारी किताबें उनको दे देते हैं। बट जैसे हम लोग अभी बोलते हैं, जब हम लोग ही पढ़ रहे थे तो साइंस की और फिजिक्स केमिस्ट्री की बुकें इतनी मोटी थी कि हम लोग उसको उसमें से गुणवत्ता उसकी समझ में आती थी, न उसको पूरा अध्ययन कर पाते थे। तो ऐसे पढ़ाई करने से क्या मतलब, जो कि हमारे कुछ न समझ में आए न, और इसीलिए कहती है कि शिक्षा बिना बोझ के होना है, बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डालना है। और एनसीएफ 2005 में मोटी किताबें, अब बच्चे 1-2 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, 4 में, इतनी मोटी आप किताबें दे रहे हो, बच्चे उसका क्या अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये मोटी किताबें क्या करती हैं? असफलता बनाता है। मोटी किताबें, ये कुछ जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं वो सब अपना जीवन चलाने के लिए, अपना धंधा बना लिए हैं, उसको चलाने के लिए मोटी किताबों को चलाते हैं ताकि उनसे उनकी मोटी रकम आती रहे। बट हमको ऐसा नहीं करना है। और क्या बोल रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचना नहीं है भैया, कि बच्चे गुरुजी आए, कोई हमारे क्लास में बोलेगा नहीं, एकदम शांत रहेगा, अगर कोई बोलेगा उसको लठिया देंगे, तुरंत 4 लाठी मारेंगे। बच्चे को ऐसा बिल्कुल नहीं बना है। पसरा हुआ सन्नाटा, इसका मतलब बच्चा आपसे बिल्कुल डर रहा है और वो सीख नहीं रहा है। एकदम सन्नाटा, ये आपका अधिगम का सूचना नहीं है। बच्चों को आप क्या है, आप जितना से जितना हो सके बच्चे को पूछने के लिए प्रेरित करो, उत्साहित करो कि बच्चे आपकी क्लास में आपसे डरे ना। सन्नाटा कब रहता है? जब बच्चे आपसे डरते हैं तभी सन्नाटा रहता है। अरे कुछ बोलेंगे तभी, कुछ पूछोगे अभी तुमको 20 लाठी मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा तो बच्चे डर जाएंगे, तो बच्चे आपसे पूछेंगे नहीं। तो अगर वहां पे पसरा हुआ सन्नाटा रहेगा तो क्या होगा, आपका अधिगम, सन्नाटा हुआ तो अधिगम आपका नहीं हो पाएगा। डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं। क्या होता है, आप बच्चे को डंडे दिखाकर क्या करते हो, आप व्यवस्था तो स्थापित कर सकते हो बट अनुशासन में नहीं ला सकते हो। बच्चे, आप जैसे ही आप क्लास से बाहर जाओगे, बच्चे सोचेंगे अरे चलो वो वाला टीचर तो गए, अब थोड़ा सा आराम होगा। जब तक बच्चे रहेगा आप डंडे के दर उनको शांत कुछ देर के लिए कर सकते हो, बट उनको क्या करते हो, एकदम से अनुशासनहीन नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा, डंडे के डर से आपको बच्चे में अनुशासन नहीं पैदा करना है। चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, हमारी अगली स्लाइड कह रही है कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है पर शिक्षा में गुणवत्ता का विकास नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि जो मोटी स्कूलें या किताब हैं वो आपको मोटी बुक तो लगा देते हैं बट उनकी शिक्षा का गुणवत्ता का सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के लिए मोटी क्या करते हैं, बुकों को चला देते हैं। और अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक होना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चा सक्रिय रहे, बच्चा और सक्रिय है और सामाजिक, समाज के परिवेश में होना चाहिए। बच्चे कुछ न कुछ एक्टिव रहें, आपसे कुछ प्रश्न पूछते रहें। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ तानाशाही वाला राज है, जो टीचर बोलेगा सिर्फ वही। बच्चे को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। बच्चा कब सक्रिय होगा, जब वो आपसे कुछ पूछेगा, जब उसको आप इंटरेस्ट दिलाओगे तभी वो क्या करेगा, आपको प्रश्न पूछेगा। और बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, बच्चा, ये जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को आवाज़ों, उनके अनुभव को वरीयता देनी होगी। नहीं, बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है। वो छोटी सी 2 वर्ष का आता है, 25 प्रकार का वो कैंडी के नाम जानता है, कैंडी ये चॉकलेट ये होती है, ये डेयरी मिल्क होता है, हमसे ज़्यादा जानता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्या है, वो कोरी स्लेट है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। और बच्चे को क्या हो, उसके अनुभव को वरीयता देनी है। ये दो कुछ बोल रहा है, अरे चुप हो जाओ, नहीं मैं तुमको 20 लाठी मारेंगे, उसको चुप नहीं कराना है। उसका जितना भी अनुभव है उसको वरीयता देना है। अब क्या बोल रहा है आगे, अगला पॉइंट कह रहा है एनसीएफ 2005 में लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है। कहने का मतलब ये है, लिंग पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि बच्चे, कि जैसे कोई बच्चा हो गया, कोई लड़की हो गई खाना बना रही है, अरे लड़का भी खाना बना सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती हैं, उनको भी खाना बनवाने के लिए दो। ऐसा नहीं कि लड़के सिर्फ चौराहे पर बैठकर गप्पे मारें, उनको भी खाना बनवाने के लिए ये जो पूर्वाग्रह है इसको आपको तोड़ना होगा। और बालिकाओं के विरुद्ध भूमिकाओं पर रखने का जोर देता है। और ऐसा नहीं है बच्चियों से सिर्फ काम कराओ और बच्चे से ऐश कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है, अधिगम एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें वयस्कों के साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करके अत्यंत लाभदायक होता है। क्या होता है, एक अंतःक्रिया होती है। जब बच्चे आपस में जितना ही बात करेंगे उससे ज़्यादा वो कहीं ज़्यादा सीख सकते हैं आपस में। अब आप उसको बच्चे को नहीं तुम रट्टा मारो, रट्टा मारने से ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपने सहपाठियों से एक दूसरे से क्या करेंगे, आपस में ग्रुप डिस्कशन करके उससे बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, और ये अत्यंत लाभदायक होता है। आगे क्या बोल रहा है, शिक्षक का एक मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधा प्रदाता हो जाए, सुबकर्ता और उत्प्रेरक होता है, जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं है शिक्षक को सिर्फ एक मार्गदर्शक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो बोलेंगे सब गुरुजी जी बोलेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ऐसा कुछ नहीं है। जो है बच्चे को सिर्फ आप उसको मार्गदर्शन दीजिए, उसके मार्गदर्शन और उसके ज्ञान सृजन के लिए अन्वेषक खोज के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसको बच्चे को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है, एनसीएफ 2005 विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है। वह विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है, इसके ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना होती है। कहने का मतलब है कि हम बोल दें कि बच्चा सर जी की जाएगा, पैर पकड़ लेगा, सर जी हमको 5 किलो हमें मैथ दे दो, हमें मैथ कम आ रही है, हमको 5 किलो मैथ दे दो। ऐसा ज्ञान तैयार माल नहीं होता है, ज्ञान की रचना की जा सकती है। क्या होती है, रचना होती है। क्या होती है, रचना होती है। ये क्रिएटिव होते हैं, ये सीखा जाता है। ऐसा नहीं है ज्ञान पका पकाया तैयार है, हमको ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, हमको मैथ नहीं आ रहा है, हमको साइंस नहीं आ रहा है, साइंस वाले सर जी के पास गए और बोले सर जी हमको 5 किलो साइंस दे दो, हमको आने लगेगा। नहीं, ज्ञान की रचना करनी पड़ती है, ज्ञान को सीखना पड़ता है। और क्या बोल रहा है कि बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं होता है, कोरा कागज नहीं है, वह अपने स्कूल में अनुभवों को लेकर आता है। क्या करता है, बच्चा स्कूल में अपने अनुभवों को लेकर आता है, अपने उसके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। वो हमसे स्कूल आने से पहले 2-4 कुछ न कुछ मम्मी पापा बोलना और कुछ 2-4 चॉकलेट के नाम, 2-4 बर्तनों के नाम, वो कुछ न कुछ जानता रहता है। वो कोरी स्लेट, कोरी कागज नहीं है, वो बहुत कुछ जानता रहता है। तो इसलिए बच्चे के अनुभव को हमें वरीयता देना है, न कि उसको क्या करना है, उसकी आवाज को दबा देना है मार के, ऐ बदतमीज तुम अगर बोलोगे तो तुमको पीट देंगे। ऐसा नहीं करना है, बच्चे को अनुभव को क्या करना है, वरीयता प्रदान करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान और सामाजिक परिवेशों को महत्वपूर्ण देखना है। कहने का मतलब ये है कि यह सीखने और सिखाने में स्थानीय, यदि आप पढ़ा रहे हैं प्रयागराज के बारे में तो ऐसा नहीं आपको उदाहरण अमेरिका का देना है, उसको बच्चे को वही उसका उदाहरण दो जो बच्चा देखा रहे, जो समझा रहे, ताकि वो उसके कनेक्ट कर पाए। नहीं तो आप प्रयागराज बढ़ा रहे हो, आप अमेरिका की बातें बता रहे हो, तो वो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें इतना अमूर्त चिंतन का विकास नहीं हुआ रहता है कि ताकि वो क्या करे, अधिक से ज़्यादा आपको वो कोऑपरेट उसके साथ सीख सके। और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। बच्चों हो सके आपकी कक्षा में जितना से जितना ज़्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे, समझो वो कक्षा ज़्यादा ही एक्टिव रहेगी, बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे एक कोई प्रश्न पूछे, अरे तुम बैठ जाओ ना, अभी तुमको 20 डंडा मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और क्या है, एनसीएफ 2005 में 4 क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो कि है कला है, कार्य है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा शांति शिक्षा है। क्या है, देखो कला के माध्यम से कैसे शिक्षा, आपके स्कूल में कुछ हो रहा है, जैसे कोई आप स्कूल में नाटक वाटक करवा रहे हैं, बच्चे को कुछ बनवा दिए, तो बच्चे को जो कुछ कोई रोल दे दोगे तो उनके हिसाब से उनकी जो क्रिएटिविटी है वो क्या करेगी, आप किसी भगवान का रोल दे दिए तो भगवान के माध्यम से उसका जो क्रिएटिविटी है वो क्या होगे, थोड़ा और बाहर आएगी। और बच्चे को कार्य शिक्षा, थोड़ा उस पर कार्य करने की, और स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा और शांति की शिक्षा। ऐसा नहीं, हमको पता है कि भारत सदैव से किसी पे कभी आक्रमण नहीं कर रहा है, उसको शांति की भी शिक्षा देना चाहिए और उसे बाहरी दुनिया से भी रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में क्या कर रहा है, दस्तावेज में भाषा के लिए द्विभाषिकता
और तथा बहुभाषिकता का समर्थन किया गया है। उसमें द्विभाषिकता, एक भाषा वो अपनी मातृभाषा में भी सीख सकता है और एक उसके लैंग्वेज के रूप में भी अलग भाषा ले सकता है, और बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही बोलो और उसके दूसरी लैंग्वेज के रूप में अदर भाषा वो ले सकता है। ठीक है, बच्चे को स्कूली शुरुआत पहले भाषा जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखता है। और क्या इस दस्तावेज में बहुभाषिक एक संसाधन माना गया है, न कि क्या माना गया है, ये इसको एक संसाधन के रूप में माना गया है। इसको निगेटिव नहीं लेते हैं, इसको द्विभाषिकता या बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में माना गया है। ठीक है, और आगे क्या रहे, द्विभाषिकता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा यदि एक लैंग्वेज यहाँ पर सीखा है और दूसरी लैंग्वेज मराठी भी सीख लिया है, तो साथ साथ में यदि वहाँ पे मराठी या महाराष्ट्र में जाएगा तो उसको दूसरे लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेट करने में, कोऑपरेट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए द्विभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है। चलते हैं अगले स्लाइड में। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिखाए का क्या करता है, वातावरण तैयार होता है। जो बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा होता है उस पे क्या है, उसको मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा में क्यों, जैसे कोई बच्चा है वो आ गया, बोल दो कि आप किसका, एक कोई व्हाट इज द काऊ, काऊ क्या है, यदि बच्चे को बोलोगे उसकी विशेषता बताओ, बच्चा उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा अंग्रेजी में, बट जो है वो अपनी मातृभाषा में बोलोगे एक नहीं 50 विशेषता बता देगा। बट वो क्योंकि अंग्रेजी नहीं जानता है, वो नहीं बोल पाता है, तो उसको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसलिए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को सुधारे बिना उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। ऐसा नहीं है बच्चा घर की भाषा बोल रहा है तो उसको आप दंडित करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका जो घर की भाषा बोल रहा है उसी में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको क्या करना है, उसको पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, कभी कभी कुछ स्कूली सरकारी कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा है कि आपका बच्चा अगर हिंदी बोल देता है तो उनको पनिश्ड करते हैं, लेकिन हमारा एनसीएफ 2005 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा जो है 5 तक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, इसलिए शुरुआत में ध्यान दिए बिना इस पर अधिक समय बच्चों में रुचिकर एवं चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करने में लगाएं। ऐसा कौन है जो बिना गलती का सीखा है? बच्चे जो होते हैं, गलतियां भी अधिगम का एक हिस्सा होती है, न इसको एक निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो भी होते हैं गलती कर करके ही गलती अधिगम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना गलती का कोई सीख सकता है। ठीक है, अंग्रेजी के माध्यमों को स्वीकारते हुए द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, और अंग्रेजी को ऐसा नहीं हम नकार रहे हैं, अंग्रेजी को भी द्वितीय भाषा के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारा एनसीएफ 2005 कह रहा है। अब कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो, संकेत, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सजावट वाला क्लासरूम होता है, जो बच्चे होते हैं उनको छोटा कार्टून, छोटा भीम या छोटा हाथी का कार्टून दिखा दोगे तो उससे क्या करेगा, वो रिलेट कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा, और उसको समझ में उसका अधिगम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। और इसलिए कक्षा में संकेत, चार्ट और क्या संबंधी सूचना, उसमें विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ और क्या सीखने के साथ बच्चों को अक्षरों का पहचान करने में मदद करता है। उसका जैसा हो सके उसका, अभी आप सरकारी प्राइमरी स्कूल में देखो तो दीवारों पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट बनाए रहते हैं और कुछ न कुछ चित्र बनाए रहते हैं, ताकि बच्चों को सीखने में थोड़ा सा और सुविधा हो सके। ठीक है, चलते हैं आगे। गणित शिक्षण का उद्देश्य। अब बालक में गणितीयकरण का सोच का विकास। अब देखो, अब एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य है बालक में गणितीय क्षमता का विकास होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो छोटा बच्चा है, वो गणित का समझदारी कैसे बनाएगा कि अब जैसे मेरी मम्मी से बोला, मम्मी हमें 2 रोटी दे दो, 2 रोटी खा लेंगे और 2 रोटी क्या करेंगे, बैग में टिफिन में भर के स्कूल लेते जाएंगे। कितना हो जाएगा? टोटल 4 रोटी हो जाएगा। तो रोटी के माध्यम से वो क्या किया, धीरे धीरे उसकी गणित की क्षमता का विकास हुआ। इसको क्या बोलते हैं? गणितीय सोच का विकास करना।
और तर्क क्षमता एवं अमूर्त का विकास, समस्या समाधान का विकास करना, उसके जो तार्किक क्षमता है वो बढ़े, और क्या होता है उसका जो अमूर्त चिंतन है, जो जो एब्स्ट्रैक्ट चिंतन है वो क्या करे, उसका थोड़ा सा बढ़ जाए, बच्चों में अमूर्त चिंतन आए। जो मूर्त और अमूर्त दो होता है, जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, और उसको क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। आप जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसे आप कल्पना कर सकते हैं, उसको अमूर्त चिंतन कहते हैं। और बच्चों में अमूर्त चिंतन की समस्या का समाधान करने का विकास है। गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, और गणित को कैसे जोड़ना चाहिए, आपके रियल जीवन से, रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों का विकास हो सके। गणित तथा अन्य विषयों के साथ संबंध, और गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध जोड़ जोड़ के पढ़ाना चाहिए, जो कि जैसे केमिस्ट्री में हमारा, फिजिक्स में भी हमारा मैथ है, तो ऐसे ही क्या होता है, गणित को अन्य विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला वीडियो क्या कह रहा है, हमारा अगला चैप्टर क्या कह रहा है, एनसीएफ ने कंप्यूटर विज्ञान एवं शिक्षा पर जोर दिया है। क्या हो रहा है, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है बालक में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास। कहने का मतलब है बच्चे को क्रिएटिविटी बनाओ, अन्वेषक बनाओ, बच्चे को खोज करता बनाओ, उनको कुछ न कुछ रचनावाद, वो कुछ न कुछ क्रिएटिव कर करके क्या करते हैं, सीखते रहें। और क्या है, विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना सिखाओ। विज्ञान को क्या करो, जो उनके रियल लाइफ में डेली की जैसे प्रयोग हो रही हैं, उसको जोड़ जोड़ के आप सिखाओ। और क्या ना, आसपास पाए जाने जीव जंतुओं का अध्ययन, और जो हमारे पास में कुत्ता होता है, बिल्लू होता है, गाय होता है, उससे रिलेट करके पढ़ाओ, ताकि बच्चे को समझ जल्दी पैदा हो जाए और वो क्या करे, वो जल्दी कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और दैनिक जीवन से जोड़कर वैज्ञानिक नियम को समझाना। आपकी जो रियल डेली की चीज़ें हैं, उसको सिखाकर, उससे जोड़ करके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर तक स्वास्थ्य, प्रजनन एवं यौन बीमारियों आदि का शिक्षा में शामिल किया गया है। माध्यमिक स्तर पर प्रजनन और यौन बीमारियों आदि को बचाए। अभी आजकल के बोल दो कि सेक्स, हाँ आपने ऐसे क्या बोल दिया, ऐसा लगता है बहुत बड़ा तोप बोल दिए हैं। बट बच्चों को क्या करना है, प्रजनन के बारे में, यौन बीमारियों के बारे में, इन सब के बारे में उनको शिक्षित कीजिए, ताकि आगे चलकर उनको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, आकलन के पास या फेल हो जाने पर देकर ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाए। उससे क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि आकलन में पास या फेल होने पर जोर न देकर, कि बच्चा अगर पास, उसको बोल देंगे कि हम फेल हो गए हैं, बच्चे को तो उसका जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो कम हो जाता है। वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। इससे अच्छा है कि उनको ग्रेडिंग दे दो, ग्रेड कर दो, आप ग्रेड 1 पे हो, A1 पे हो, AB2 पे। उसको फेल होना शब्द से क्या होता है, बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन जो कम होती है। इसलिए आप फेल या पास होने पर जोर न दें। मूल्यांकन में बच्चों को होशियार, समस्यात्मक विद्यार्थी कहकर न सभी विद्यार्थियों को अधिगम की कठिनाई क्षेत्र पहचान कर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कि आप बहुत होशियार हो, अरे तुम बिल्कुल गधे हो, तुमको कुछ नहीं होता है, बैसाख नंदनो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ों से कक्षा में बचना है, और बच्चों को क्या करना है, बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर करना है। ठीक है, क्या होता है, आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए। कहने का मतलब है सतत और व्यापक, उसका जो मूल्यांकन है लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में सिर्फ एक बार परीक्षा रहे, उसको कभी कभी हो सके आप हफ्ते में एक बार टेस्ट ले लो, तो आपको उसकी कमियों का पता चलेगा। जैसे ही कमियों का पता चलेगा, आप उसको सुधार कर पाओगे कि बच्चा कहाँ कहाँ कमी कर रहा है। यदि एक बार साल में एक बार परीक्षा लोगे तो बच्चा तो वैसे घबराया रहता है, छोटा सा बालक है, और उसको ये नहीं पता चलता हमारी कमियाँ कहाँ हैं। और आप कमियाँ भी साल में एक बार पकड़ पाओगे यदि आप छोटे छोटे जल्दी थोड़ा सा 10वें दिन 15वें दिन उसका थोड़ा सा टेस्ट लेते रहोगे, तो जो बच्चे की कमियां हैं आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगी, और आप बच्चे को कमियों को क्या करते हैं, सुधार कर सकते हो। और उसका व्यापक, उसका सर्वांगीण, उसका आकलन जो है व्यापक, उसका सर्वांगीण मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, सर्वांगीण मूल्यांकन, उनके सारे पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र का। ठीक है, इस दस्तावेज में स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश पर की गई है, खासकर पोर्टफोलियो का आकलन।
कहने का मतलब है बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए और उसके समग्र पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। खुली परीक्षा का विरोध किया गया है, लेकिन निष्पक्षता के लिए इसे कुछ बदलाव करके अपनाया जा सकता है। पर देखो खुली परीक्षा होता क्या है। खुली परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सामने कॉपी खोल को दिख में उसमें नकल करके चुटका करते रहो। जैसे कि हमारा अभी यूपी बोर्ड है, इसमें तो ऐसा है कि यहाँ पे आजकल कैमरे लगवा दिए हैं सरकार ने, फिर भी उसका नकल नहीं रुक रहा है। ऐसा खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है कि बच्चे को बता दिया जाए कि आपको यहाँ से चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक या इस चैप्टर से आपका एग्जाम आएगा, तो बच्चे का जो है वो घबराएगा नहीं। उसको सिर्फ उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ लेंगे तो हमारे एग्जाम में इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है उसको चीटिंग कराना। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और प्रतियोगिता प्रोत्साहन देती है लेकिन आंतरिक प्रेरणा क्या करती है, उसको घटा देती है, उसकी आंतरिक प्रेरणा को मार देती है। प्रतियोगिता आप ऐसा नहीं है बच्चों को तुम फर्स्ट आ गए, तुम सेकंड आ गए, इससे क्या होती है, उसका जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक मोटिवेशन होता है, वो बच्चों का कम हो जाता है। अरे शर्मा जी के बेटे ने तो 100 में 99 पाया, अरे फलाने के लड़के ने तो इतना पाया, तो उससे क्या होता है, जो बच्चे की आंतरिक प्रेरणा होती है वो कम हो जाती है, अपने को हीन भाव से देखने लगता है और सोचता है अरे हम तो बढ़ने में इतने गधे हैं कि उससे कम नंबर आया। तो इससे क्या होता है, उसकी जो आंतरिक प्रेरणा है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अब क्या कहते हैं, विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो रंग रंगीला और क्या होता है, मित्रवत, इको फ्रेंडली और खुली जगह वाला हो, जहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे और खिलौने होते हैं। बच्चे उनको जहाँ पे सजा वजा रहेगा कमरा वमरा, उनको जहाँ पे चारों साइड बढ़िया से दीवार पे कुछ न कुछ चित्र बना रहेगा और उनके छोटे छोटे मित्र रहेंगे, वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी हम एक क्लास में पढ़ाते हैं, वो छोटा सा बच्चा है, वो आता है तो वो उसके उनके सिस्टर हैं या दीदी हैं, उन्हीं के साथ बिल्कुल रहता है। वो क्या करता है, उसके दूर ही नहीं जाता है। तो क्या होता है, बच्चे को थोड़ा उनके मित्र या उनके जो घर और वाले रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूर नहीं जाए, क्योंकि वो डरा हुआ रहता है। तो विद्यालय को दीवार का प्रयोग द्वारा बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों और के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों को दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र बनाकर, कृतियाँ बनाकर उसको बना दिया जाना है, ताकि बच्चों को देखने में अच्छा लगे और वो कुछ न कुछ उससे सीखते रहें। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आ गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्या आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना है। कहने का मतलब है एक ही छत के नीचे सभी आकर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप तुम यहाँ कोई दिव्यांग है तो ये नहीं आ सकता है, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को एक छत के नीचे, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि व्यवस्थाएं और स्कूल असफल होता है। कहने का मतलब है यदि कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये टीचर की और पूरे व्यवस्था की, पूरे सरकार की फेल हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा फेल हो रहा है। ठीक है, बच्चे को आप जितना सिखाओगे बच्चा उतना ही पढ़ते हैं आप, क्योंकि वो तो बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक भी होता है। और बच्चे की यदि बच्चा फेल हो रहा है तो समझो आप फेल हो रहे हैं, आपकी असफलता है, पूरे सरकार की असफलता है, बच्चे असफल नहीं होते हैं। अंतरों की स्वीकृति विविधताओं का उत्सव मनाती है। और दिव्यांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे तोड़ो। क्या है, दिव्यांगता जो है वो समाज द्वारा निर्मित है, ऐसा इसको तोड़ना चाहिए। जैसे मान लो हम कोई दिव्यांग बच्चा है, बेचारा बैसाखी लेकर जा रहा है, उससे ज़्यादा तो उसके जो साथ चलने वाले होते हैं, अरे बेचा देखो ये कैसे जा रहा है, ऐसे कह के उसको बोल देते हैं, उसका मनोबल ऐसे ही तोड़ देते हैं। जितना उसको उस अपने दिव्यांगता पर उसका अफसोस नहीं है, जितना लोग उसके 4 लोग पुलिया पर बैठकर करके उसका मनोबल तोड़ देते हैं। तो ये सामाजिक है, इसको भ्रम को क्या होना होगा है, आपको तोड़ना होगा। ठीक है, प्रावधान करें, बाधाएं न गढ़ें। उसका कुछ न कुछ हो सकता है, उसका सहायता करें, आप उसको बाधाएं उसमें न डालें।
समावेश का अर्थ सिर्फ दिव्यांगों को शिक्षा में शामिल करना नहीं, बल्कि सभी बच्चों के साथ मुख्य धारा से जोड़ना है। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ना के उसको मुख्य धारा से सभी को शिक्षा से जोड़ना है, यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला आपके स्क्रीन पे है विद्यालय की समय सारणी लचीली बनाया जाए तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चा अभी कुछ मैथ पढ़ के आ रहा है, बेचारा वैसे थका है कि अरे उसको मैथ समझ में नहीं आ रही थी, बेचारे को जैसे तैसे सर जी ने उसको पीट पाट के समझाया। लेकिन बच्चों को आप स्कूल में बिल्कुल पनिश नहीं कर सकते हो, तो उसको समझ में आया, बच्चा सोचा अरे अब थोड़ा सा मैथ के बाद थोड़ा सा कुछ रिलैक्स वाला हिंदी पढ़ने को मिल जाए, लेकिन सर जी आए नहीं तुमको अभी फिजिक्स पढ़ना है। बच्चा तो वैसे क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, अभी तुम मैथ पढ़ के आए हैं, अभी फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसको जो समय सारणी है उसको चेंज कर दो, मैथ पर हिंदी कर दो, हिंदी के बाद संस्कृत कर दो, उसके बाद उसको थोड़ा हार्ड विषय उसको थोड़ा ब्रेक दे देकर पढ़ाते रहो ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। स्कूल को कैलेंडर मौसम के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। स्कूल का कैलेंडर तथा प्रतिदिन पढ़ाई के घंटों का निर्धारण ग्राम पंचायत के पास विचार विमर्श करके किया जा सकता है कि बच्चों को कितना घंटा पढ़ाना है, कितना नहीं करता है। जो वो ग्राम पंचायत होती है उससे क्या करना है, विचार विमर्श करके उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है, फिर भी यह समय पूर्व प्राथमिक स्तर पर कम से कम 3 घंटे तथा उच्च प्राथमिक का कम से कम 2 घंटे होना चाहिए। आपका एनसीएफ कह रहा है कि किसी भी यह समय प्राथमिक स्तर पर कम से कम कितना 3 घंटे और उच्च प्राथमिक कितना कम से कम 6 घंटे होना चाहिए। ठीक है, ये था कुछ आपका उसके बारे में फैक्ट। चलते हैं आगे, हमारा आगे अगली स्लाइड क्या कह रही है। अब देखो, गृह कार्य होमवर्क के लिए क्या सुझाव दिया गया है। होमवर्क के लिए क्या दिया गया है, देखिए कि अत्यधिक गृह कार्य का विरोध करते हुए एनसीएफ गृह कार्य के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं। देखो भैया, कक्षा 2 तक आप बच्चों को तो कुछ काम में गृह कार्य देवे मत करो, सिर्फ उसको बोल दो घर पे जाके ऐश करे, मौज कराए, पार्टी करे, घर पे जाके क्या करे, उसको होमवर्क नहीं देना है। अब स्कूल में क्या करते हैं, कक्षा 2 1 2 वालों को इतना होमवर्क दे देते हैं कि बच्चा जाके टेबल के कोने में घिसा रहता है, अरे इतना होमवर्क दिया है मम्मी मम्मी, इतना होमवर्क मिल गया है कि बच्चा खुद ही परेशान रहता है, वो कुछ बाहरी दुनिया का कुछ देख ही नहीं पाता है और सिर्फ किताबों में ही रह जाता है। यहाँ तक कि कुछ स्कूल होते हैं ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली होते हैं कि अपना सिर्फ होमवर्क कराने के लिए टीचर रखे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपकी एनसीएफ 2005 कह रही है कि बच्चे को कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए होमवर्क देना ही नहीं चाहिए और कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में मात्र 2 घंटे का होमवर्क देना चाहिए। कितना, बच्चे को सिर्फ 2 आवर्स का होमवर्क देना चाहिए कक्षा 3 से लेकर 5 तक, वो भी सप्ताह में, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क दो। ठीक है, और कक्षा 6 से 8 तक क्या करा है, बच्चे को 5-6 घंटे का होमवर्क देना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप 1 घंटा डेली इतना होमवर्क दो कि वो 1 घंटा डेली पर घर से काम कर सके। ठीक है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कहना सप्ताह में 10 से 12 घंटे देना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में बच्चे को एक सप्ताह में 10 से 12 घंटे ही होमवर्क देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एनसीएफ में कुछ पहले क्या थे, महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहले क्या थे और बाद में क्या है। ठीक है, पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित होता था, गुरुजी तानाशाही जैसा आते थे, बच्चे बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बच्चे को कुछ बोलने नहीं देते थे और शिक्षक केंद्रित होता था। लेकिन अभी क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित हो गई है और कैसी है, लचीली प्रक्रिया हो गई है। आजकल आप बच्चे को कुछ मार नहीं सकते हो, बच्चे को ज़्यादा डांट नहीं सकते हो, आपको बच्चों को इतना सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, शिक्षक निर्देश और निर्णय और क्या है, आजकल शिक्षार्थी की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। अब विद्यार्थी खुद स्वतंत्र रहेगा। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए और क्या करेगा, विद्यार्थियों का सहयोग करेगा और उसे प्रोत्साहन करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम ही शिक्षक ही सारा कुछ करेगा, बच्चे सिर्फ निष्क्रिय होकर बैठे रहेंगे कक्षा में, ऐसा नहीं है।
और क्या रहा है, निष्क्रिय भाव से सीखना। पहले क्या था कि सर जी आ जाते थे, कुर्सी लगा के बैठ जाते थे और बच्चों को बोलते बच्चों ऐसे पढ़ो ऐसे सुनो, सिर्फ टीचर बोलते थे, बच्चों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे सीखने में सक्रिय भागीदारी, बच्चों को एक्टिव होकर क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिव होकर सिखाना चाहिए। ठीक है, बच्चे एक्टिव होकर भागीदारी लें। और चहर दीवारी के पहले अंदर होता था, आजकल क्या है, विस्तृत सामाजिक एवं संदर्भ में सीखना क्या होता है, आजकल बच्चों को चहर दीवारी में कैद करके आप नहीं सिखा सकते हैं। ज्ञान प्रदत्त और स्थिर होता था, और इसमें क्या है, ज्ञान विकसित होता है और रचा जाता है, ज्ञान का रचना की जा सकती है। और अनुशासन केंद्रित होता था, अब बहु अनुशासनात्मक शैक्षिक प्रणाली दृष्टि है। अभी क्या होता है, अनुशासक पहले सिर्फ और सिर्फ सर जी पर डिपेंड करता था, अब ऐसा नहीं है। और रैखिक अनुभव होता था, आजकल बहुविध एवं विभिन्न अनुभव हैं। अभी आजकल विभिन्न उनको अनेक प्रकार के क्या करते हैं, उसको बहुविधि अनेक प्रकार से विधियों से उसको खोज करके सिखाया जाता है। अब मूल्यांकन पहले संक्षिप्त होता था, अब क्या है, बहुविध है और सतत। सतत मतलब लगातार, सतत और व्यापक मूल्यांकन को, बच्चों का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एनसीएफ 2005 के बारे में। और आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए क्लास बस इतना करते हैं। एनसीएफ 2005 के जितने भी तथ्य थे, हमने आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर यदि आप ये पढ़ लेते हैं, आपको 4 से 5 नंबर 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 101% श्योर है कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।